जी रोलिंग। जनाब हालिया बारिशों ने, जिसका सीज़न इस मरतबा की जून से स्टार्ट हुआ है, उसने अभी तक 750 से ज़ायद जानें ले ली हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का हर सूबा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, उसमें तकरीबन 1 लाख घर और उनमें बसने वाले लाखों अफराद बेघर हो गए हैं और सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन और उस पर उगने वाली ज़राअत भी ख़राब हो गई है। ऐसे इलाके जो दूर दराज आबाद थे, या मतलब नदी के उस पार, दरिया के उस पार या पहाड़ों के उस पार, उनसे ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। क्या ये सूरत हाल या ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद हैं या दुनिया भी इससे मुतासिर है? दानियल, देखिए हुनैन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सूरत हाल, जो मैं कहूँगा तशवीशनाक सूरत हाल जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि ये पूरी दुनिया में, यानी कि आप ये कहें कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो है वो इसके असरात देखे जा रहे हैं। अच्छा, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में तकरीबन 2030 तक कहत साली जो है वो 3 गुना तक बढ़ जाएगी और सैलाब जो है वो 2 गुना तक बढ़ जाएंगे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे 2 रीज़न है। जैसे आप फ्लड्स क्यों आते हैं, सैलाब इतने ज़्यादा क्यों जो हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, जब ज़मीन जितनी ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ पे जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ती है, तो उससे होता यह है कि वो वाटर वेपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में क्रिएट होते हैं बढ़ती है। जी, और उससे होता यह है कि जब बारिशें होती हैं तो वो मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ममालिक में ऐसा है कि इतनी ज़्यादा बारिश को टैकल करने के लिए कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा बिल्कुल वो नहीं होता, तो वो सारा पानी सड़कों पे आता है, लोगों के घरों में आता है और एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। दूसरी वजह इसकी यह है, वो है कोस्टल फ्लडिंग। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब ज़मीन गर्म होती है तो जाहिर सी बात है, जब ज़मीन गर्म होती है तो ग्लेशियर्स भी पिघलते हैं, आइसबर्ग्स पिघलते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है। और जब सी लेवल बढ़ जाता है तो जो समुद्री इलाके हैं, कोई भी तूफान या कोई सैलाब आता है तो वो उसकी जद में आ जाते हैं। तो क्या शायद सिंध और बलूचिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, ये किसी हद तक इससे भी ये भी वजह है? बिल्कुल। और क्योंकि हम अगर स्पेसिफिकली बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में तो वैसे भी आप देखें कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम नज़र आती है हमें। तो उसमें वहाँ पर जो गांव देहात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो एक मेट्रोपॉलिटन जो सिस्टम जो होता है वो वहाँ पर नहीं है। तो उससे होता ये है कि जब थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है या सैलाब आने लग जाता है तो पूरे मुल्क से जो है वो रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं। लेकिन अगर कराची की सूरत हाल मैं देखूं कि कराची तो एक मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची क्यों डूब जाता है इतनी बारिश? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। कराची के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इनआर्गुएबली, मतलब इसके बारे में कोई बहस भी नहीं हो सकती, सब इस बात में मुत्तफिक है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जहन में रखकर बात की जाए तो कराची भी फ्लड होता है। 2020 में भी फ्लड हुआ, 2021 में भी फ्लड हुआ, इस साल भी फ्लड हुआ। 2020 में भी 44 जब हलाकतें हुई थी तो लोगों ने कहा क्योंकि यहाँ का जो नदी या नालों का निज़ाम है उस पे चूंकि कच्ची आबादियां आके रहने लगी हैं, ये उनका चाइना कटिंग कहते हैं, ये उनका क्लेम था हुकूमत का। तो उन्होंने कच्ची आबादियों को हटाने के लिए काम शुरू किया और उन बेचारों को तो बेघर किया जिनको पहले इन्होंने खुद ही घर फराहम किए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद 2021 में भी ये ड्राइव को दोबारा आगाज किया, लोगों की आबादियों को वहां से हटाया जिनको अगेन खुद ही उन्होंने घराने दिए थे पहले कानूनी तौर पर। फिर उसके बाद आ गया इस बारे में जो हमारे शहर के बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट्स हैं या मास्टर प्लानिंग एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, इंजीनियर्स हैं वो क्या कहते हैं, तो वो मुत्तफिक हैं एक बात पर कि कराची में कच्ची आबादियाँ या बारिशें बज़ाते खुद सबब नहीं है या बड़े सबब असबाब नहीं है कि कराची में सैलाब क्यों आता है। असल मसला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। आपके पास सीवेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, मतलब गंदा पानी या गंदगी को साफ करने वाले जो चैनल्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं वो, और बारिश के पानी को साफ करने वाले या बारिश के पानी को सही ठिकाने लगाने वाले जो नाले होते हैं, उन दोनों के दरमियान फ़र्क ही नहीं किया जाता। सबसे बहुत अहम फ़र्क है समझने को, क्योंकि पाकिस्तान ये जो हिस्सा है हमारा सिंध और बलूचिस्तान का, ये कहलाता है सेमी एरिड रीजन, मतलब ये थोड़ा सा खुश्क इलाका है।
तो जब खुश्क इलाके होते हैं तो उनमें जब बारिशें पड़ती हैं, कभी पड़ती हैं और कभी नहीं पड़ती बारिशें, तो जो अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अलहदा ना बनाए जाए और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में ही मतलब रेन ड्रेन्स के अंदर ही कचरा भी डाल दिया जाए, तो अगर आपके यहाँ बारिशें रेगुलर होती हैं तो वो तो साफ करके ले जाएगा। यानी कि जो सेवरेज का निज़ाम है और जो वाटर ड्रेन है उनको वो मर्ज कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो अगर समझें कि बारिश के नालों में कचरा जाता है और अगर बारिशें रेगुलर होती रहती हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बारिशें कभी हो रही हैं कभी नहीं हो रही, तो इससे ये होता है कि वो कचरा जो है वहाँ पे कीचड़ बन जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पक्की जगह इख्तियार कर लेता है और जो आपके रेन ड्रेन्स का जो स्पेस है वो बहुत ही महदूद होकर रह जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगा नीदरलैंड्स की। देखें, नीदरलैंड्स एक ऐसा मुल्क है जिसने इन सैलाबी सूरत हाल का हल निकाला है। 21वीं सदी में नीदरलैंड्स का 66% जो हिस्सा है वो ज़ेरे आब रहता था, मतलब वो डूबा रहता था। और यहाँ तक के 1953 में वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिससे 2000 अमवात हुई। लेकिन उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने का, इसे फेस करने के लिए एक निज़ाम तैयार किया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से सैलाब आता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि नीदरलैंड्स पूरी तरीके से डूब जाएगा। और ऐसा हुआ, काफ़ी हिस्सा जो है वो नीदरलैंड्स का वो डूब चुका था। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट का इनेकाद किया जिसका नाम था डेल्टा वर्क प्रोजेक्ट। उसमें होता यह था कि जो भी दरिया के पास के रास्ते थे तो वहाँ उन्होंने बड़े बड़े बंद बनाए और उसके अलावा उन्होंने एक बड़ा सा गेट बना दिया और उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम से एक सेंसर समंदर के अंदर छोड़े। जब भी समंदर में कोई ऐसी हरकत होती थी जिससे उनको ये पता लग जाता था कि सैलाब आने वाला है, तो वो गेट्स जो हैं वो बंद हो जाते थे। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया, लिव विद वाटर डोंट फाइट विद इट। उन्होंने उस पानी के साथ रहना जो है वो सीखा। उन्होंने ऐसे घर बनाए जो कि पानी के ऊपर हैं और बजाय गाड़ियों के वो कश्तियों में सफ़र करना शुरू हो गए। तो ये एक मिसाल है एक ऐसे मुल्क की। और इसके अलावा उन्होंने जो ज़मीन डूब गई थी उसका काफ़ी हिस्सा समंदर से रिवाइव कर लिया। आप ये कहें कि अपनी ज़मीन उन्होंने रिक्लेम कर ली। सही है, सही है। अगेन ये वाला अगर मॉडल कराची के लिए तो ज़्यादा शायद मुस्तफ़ीद इसलिए नहीं हो क्योंकि कराची में डायरेक्टली कोई दरिया की वजह से सैलाब नहीं आते। कराची में अगर सैलाब आते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर की वजह से या पॉलिसी मिसमैनेजमेंट की वजह से आते हैं। आप सोचें इतना बड़ा कराची है और उसमें जो अगेन सीवेज का या रेन ड्रेन्स का जो निज़ाम है, रेन ड्रेन्स का निज़ाम अगर अपनी नेचुरल चैनल या अपने नेचुरल रास्ते इख्तियार करे तो उससे कोई कबाहत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेगा। लेकिन सीवेज की लाइंस सोचें, एक जगह पर एक घर था, मकान बना हुआ था और वहाँ पे 4 लोग रहते थे, लेकिन वो घर हट गया और वो बिक गया तो उस ज़मीन पर एक बिल्डिंग हाई राइज बन गई और वहाँ पे अब 4000 अफराद या 400 अफराद रहते हैं या उस अतराफ में 4000 अफराद रहते हैं। तो आपकी जो सीवेज की लाइंस हैं वो चोक हो जाती हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि उसका जो फजला है वो निकल के सामने बाहर नहीं आता। और दूसरा, आपका वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस नहीं है। तो क्या होता है कि रेन ड्रेन्स के अंदर ही, नालों के अंदर, हालांकि कराची में 64 बड़े नाले हैं और बेशुमार छोटे छोटे नाले हैं, और ये सारे नाले अपना जो आउटलेट है वो फेंकते हैं मलीर नदी में या लियारी नदी में, जो कि बहरहाल फिर कीर्थर रेंज से जिनका आगाज़ होता है, कीर्थर पहाड़ों से इनका आगाज़ होता है इस कराची में, और वो फिर जाते हैं समंदर में, मतलब मिल के जाते हैं समंदर में। कराची का सारा जो पानी और फजला ये जो भी है वो अपने अंदर समोकर ये समंदर में फेंक सकते हैं। मसला ये होता है कि बीच बीच में जो आपने 2 चीज़ें की हुई हैं, एक इर्रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कोई मास्टर प्लान के तहत हर्डल क्रिएट प्लानिंग की भी, एक जी बिल्कुल, एक ये, और दूसरा ये कि जब आप नए रोड्स बनाते हैं तो आप बजाय इसके कि रोड की कंपैक्शन करें, रोड के अंदर से खुदाई करके तमाम लेवल्स उसके बराबर करें, आप रोड की लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनाते हैं। तो क्या होता है, एक रोड बहुत बड़ा बन जाता है और एक उसके बराबर वाला रोड आपने अक्सर देखा होगा बहुत छोटा है। तो ये होता है कि इस रोड की वजह से जो बड़ा है पानी का बहाव रुक जाता है और पानी अपनी सही मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं पाता, और छोटा रोड और उससे अतराफ के जो इलाके, जो मुल्हिका इलाके, वो तमाम ज़ेरे आब आ जाते हैं। तो इसकी वजह से डॉक्टर नौमान अहमद साहब, जिनसे हमारा इंटरव्यू भी हुआ है गालिबन, वो कह चुके हैं बारहा कि भाई तमाम रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और अतराफ की गलियां तमाम सही होनी चाहिए और रेन ड्रेन्स को का रास्ता आपने देना है। और रोड के बराबर में हर रोड जब भी नया बनता है ना, नई सड़क जो बनती है उसका टेंडर होता है ना, तो उसमें पानी का ड्रेन का एक स्पेस दिया जाता है। मसला ये है, ये आरिफ हसन साहब ने कहा,
मसला ये है कि जब ड्रेन अच्छा, रोड में तो मौजूद है लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा। मैं यहाँ आपकी बात काटूंगा। आपने जो ये रोड के साइड पे जो ड्रेन का एक सिस्टम जो आपने बताया, ये आप अगर पंजाब साइड पे जाएंगे तो वहां पे आपको अक्सर देखने को मिलेगा, जो वहां पे ज्यादातर, जी हाँ, ज्यादातर सड़कें हैं तो वहां पर ये चीज है, लेकिन कराची में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, कराची में बनता तो है लेकिन ये जहाँ, अच्छा चले रोड के बराबर में एक पॉकेट दे दिया आपने जहाँ पे पानी जमा होके आगे पानी फेंक देगा। अब पानी जहाँ फेंकना है वहां पे आपने बिल्डिंग बनाएगी गैर कानूनी, या वहां पे आपने कब्जा किया हुआ है, तो एक वक्त तक तो रोड पानी बर्दाश्त करेगा अपने इनलेट में और फिर वो ऊपर आ जाएगा। और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पानी ना जहर कातिल है, ये तमाम लोग इसमें। अच्छा, बलूचिस्तान के ऊपर वापस आते हैं। अभी जो तबाहकारियां हुई हैं बलूचिस्तान में, तो उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने कोई इमदाद या कोई मदद का कुछ अनाउंसमेंट की है? फेडरल गवर्नमेंट ने वैसे तो फीकस जो सैलाब ज़दगान है या मुतासरा लोग हैं उनके लिए 25,000 का ऐलान किया है, जिनको भी सैलाब ने मुतासर किया है, बारिशों ने मुतासर किया है। और सिंध हुकूमत ने भी, मुराद अली शाह ने ये बात की है। कुद्दूस बिजंजो जो अभी बलूचिस्तान के सीएम हैं, उन्होंने वसाइल और पैसों की किल्लत साइड बताई है वजह, और बोला है कि बलूचिस्तान के रिहेबिलिटेशन या बहाली के लिए उनको तकरीबन 6 अरब रुपए चाहिए, और उन 6 अरब रुपए का तकाजा उन्होंने वफाकी हुकूमत से किया। आप अगेन सोचें कि बलूचिस्तान में मिनरल्स की या बिजनेस की कोई कमी नहीं है, और बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे पसमानदा है, मतलब तरक्की के लिहाज से और लोगों के लिहाज से। वहाँ पे तमाम इतने स्कूल्स, आप सोचें कि 26 डिस्ट्रिक्ट्स में से 18 डिस्ट्रिक्ट्स तकरीबन मुतासरा है, मतलब तकरीबन नहीं, सॉरी, आफत ज़दा करार दे दिए गए हैं PMDA की, मतलब जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और NDMA की तरफ से। तो सोचें वहाँ पे स्कूल्स अब नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के घर तबाह हो गए और उनकी खेती बाड़ी सब खत्म हो गई है, लोगों की फार्मिंग खत्म हो गई है। तो बलूचिस्तान में अब बहुत ही संजीदगी से अगर हुकूमत कुछ करेगी तभी बहाली हो सकती है, वरना उनकी महरूमियों का कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो किस हद तक बलूचिस्तान पे फोकस करती है, क्या इक़दामात उठाती है और क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेती है इस तरह के मैनेजमेंट की वजह, बिल्कुल इस तरह के फ्लड्स और डिजास्टर से निपटने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाएं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए।